हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से ललन टॉप एसएससी रेलवे चैनल पर। मैं हूं मनोज पटेल और शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर। जो नया टॉपिक रहेगा उसका नाम है कोशिका रहेगा, सेल रहेगा। सेल में आज सारे ही जो चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम याद करने वाले हैं। पूरा डाटा एक व्यवस्थित क्रम से लेके आया हूँ। टेक लाइन है, मेरा मकसद याद करवाना है। तो यहाँ पर आपको पहले से भी पता होगा, हम चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, याद करते हैं। चलो तो शुरुआत करें, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था या क्लास में पढ़ा था कि वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे उसको टैक्सोनॉमी, का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका नाम है कैरोल ऑफ लिनियस। इसके बाद में एक शब्द और आता है द्विनाम पद्धति, होमोजीनियस सॉरी होमोसेपियंस की बात करें तो होमोसेपियंस जो नाम दिया, दो नाम है उसमें, होमो अलग है, सेपियंस अलग है, ये किसने दिया? तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक का नाम रहेगा वो रहेगा लिनियस। उनकी पुस्तक, उनकी जो बुक है उसका नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे सिस्टेमा नेचुराe। उनकी बुक का नाम रहेगा सिस्टेमा नेचुराe। अगला है पॉइंट, जीवन के आधार पर जीव प्राणी दो प्रकार के होते हैं। आप लोग भली बात ही जानते हैं, एक होता है सजीव होता है, एक होता है निर्जीव। एक जो रहेगा लिविंग थिंग्स होगा और दूसरा जो रहेगा नॉन लिविंग रहेगा। अब लिविंग नॉन लिविंग, सजीव निर्जीव में क्या अंतर होता है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सजीव की बात करें तो वे सभी जीव जिनमें श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, पाचन, उत्सर्जन, जैव रासायनिक क्रियाएं होती है सजीव कहलाते हैं। इस पॉइंट को पढ़ना है। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट अलग अलग हो गए हैं, यहाँ पर थोड़ा इसको मिटा दूँ, ये पॉइंट हमारे काम के नहीं है इसके आगे वाले, ठीक है। तो हमको बस याद करना है कि सिस्टेमा नेचुरा किसकी बुक है? कैरोल ऑफ लिनियस की बुक है। और कैरोल ऑफ लिनियस की बात करें, वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण, द्विनाम पद्धति, टैक्सोनॉमी, ये सब का सब किसका नाम आएगा? वैज्ञानिक कैरोल ऑफ लिनियस आएगा। जीव दो प्रकार के रहेंगे, सजीव रहेगा, निर्जीव रहेगा। सजीव में क्या क्या क्वालिटी होती है तो हम बोलेंगे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और सारी की सारी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं श्वसन क्या होता है। तो पहली बात तो ये कि श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो श्वसन को इंग्लिश में बोलेंगे रेस्पिरेशन। श्वसन को इंग्लिश में बोलेंगे रेस्पिरेशन। अगर आपसे मैं पूछूं श्वसन क्या होता है तो 90% जो लोग आंसर देंगे सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो श्वसन है उसका मतलब ये नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है मीनिंग वो पढ़ो। वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन में उसको याद करना है, वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए श्वसन कहां पर होती है या रेस्पिरेशन कहां पर होता है, तो यहां पर आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। श्वसन होगा तो क्या होगा, तो इसके फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। हम लोगों ने ये शब्द पढ़ा होगा, कोशिका का ऊर्जाग्रह या पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जाग्रह या पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हमको पता है, ये बोलेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल किसे मतलब कारण क्या है बोलने का, तो यहाँ पर कारण ये है कि यहाँ पर होता है श्वसन, और श्वसन होगा तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा का निर्माण होगा, और इसीलिए हम बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमारे शरीर में जो खाना पचाने की जो प्रोसेस होती है, खाना जब जाता है तो ये किस फॉर्म में जाएगा? C6H12O6, मतलब ये जो रहेगा वो रहेगा ग्लूकोज, ये जो रहेगा वो कहलाएगा ग्लूकोज रहेगा। तो हम ग्लूकोज ग्रहण करते हैं और वो क्या करेगा? ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो मैंने बताया ऑक्सीजन से क्रिया करवाना वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। तो यहाँ पर भोज्य पदार्थ इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, तो ये जो प्रोसेस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? श्वसन, रेस्पिरेशन कहलाएगी। इसके बाद में क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा CO2, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। अगला रहेगा H2O, मतलब मूत्र के माध्यम से या पसीने के माध्यम से जो पानी रहेगा वो बाहर निकलेगा। और साथ में 673 किलो कैलोरी
किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलेगी या फिर निकलेगी 38 एटीपी ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा श्वसन। श्वसन प्रक्रिया होती है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्या करती है? ऊर्जा का उत्पादन करेगी। ये वाला जो इक्वेशन है आपको याद करना है। इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? C6H12O6, ये रहेगा ग्लूकोज का अणु रहेगा। ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो हमको बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी बाहर निकलेगा, साथ में 673 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलेगी या फिर निकलेगा 38 एटीपी ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बताइए प्रक्रिया को या फिर इक्वेशन को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर अभी संतुलित नहीं है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ पे 6 लगाना है, यहाँ पर भी 6 लगाना है, यहाँ पर भी 6 लगाना है। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो इक्वेशन है, जो समीकरण है वो संतुलित हो गया है। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 लगा दिया तो इक्वेशन क्या हो गई? संतुलित हो गई है। बहुत आसान तरीके से संतुलित हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन आता है, बताओ एटीपी का फुल फॉर्म क्या रहेगा? तो यहाँ पर एटीपी का फुल फॉर्म रहेगा एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद में क्वेश्चन एक और आता है कि बताओ इसमें से 36 एटीपी और 2 एटीपी अलग अलग बनती है। 36 एटीपी कहाँ से बनेगी? तो यहाँ पर 36 एटीपी जो बनेगी ये बनेगी क्रेब्स साइकिल से, क्रेब्स चक्र से बनेगी। और साथ में 2 एटीपी बनेगी, ये बनेगी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। श्वसन की बात करें, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाएगा। कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्या होगा? ऊर्जा का उत्पादन होगा। C6H12O6 ग्लूकोज का अणु ग्रहण किया, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करी, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा, साथ में ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर ऊर्जा 38 एटीपी रहेगा। एटीपी का पूरा नाम रहेगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर 38 में से 36 क्रेब्स साइकिल और 2 ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से अलग अलग हो जाएगी। इसके बाद में श्वसन प्रक्रिया में जटिल अणु ऑक्सीजन के प्रभाव में आने पर सरल अणुओं में टूट जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में जो श्वसन होता है वहाँ पर क्या होता है, या फिर एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड करवा दूं मैं आपको कि C6H12O6 साथ में ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करा तो यहाँ पर CO2 बन गया, CO2 बना, साथ में H2O बना। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स अणु है, मॉलिक्यूल रहेगा, जटिल अणु रहेगा। और ये जो छोटे छोटे अणु रहेंगे ये कहलाएंगे सरल अणु। तो यहाँ पर जो प्रोसेस दिख रही है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर दिख रहा है हमको कि जटिल अणु से सरल अणु बन रहे हैं। तो जटिल अणु से सरल अणु का बनना क्या कहलाएगा? हिंदी में बोलेंगे अपचय, हिंदी में से बोलेंगे अपचय। इसको इंग्लिश में बोलेंगे केटाबॉलिज्म, इसे बोलेंगे केटाबॉलिज्म। ठीक है, इसी के साथ में दूसरा पॉइंट ये आता है, पेड़ पौधों की बात किया जाए तो पेड़ पौधे क्या करेंगे? पेड़ पौधे खाना स्वयं बनाते हैं, तो क्या करेंगे? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, साथ में जड़ों से क्या लेंगे? पानी लेंगे। यहाँ पे आप देखते होंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6 बनाएगा, साथ में ऑक्सीजन रिलीज करेगा, साथ में पानी भी रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये जो है ये सरल अणु है और ये क्या है? जटिल अणु है। तो सरल अणु से जटिल अणु का निर्माण ये कहलाएगा, हम बोलेंगे इसको एनाबॉलिज्म, इसे बोलेंगे एनाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ इस प्रक्रिया को संतुलित करें। इंग्लिश में हो गया, लेकिन हिंदी में बोलेंगे उपचय। इस प्रक्रिया को संतुलित करो। तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए पिछली
जो हम लोगों ने इक्वेशन थी उसमें हम लोगों ने 6 लगा दिया था, तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस रहेगी। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, लेकिन एक थोड़ा सा करेक्शन करना है यहाँ पे। ये जो पानी है यहाँ पर 6 की जगह लगेगा 12, यहाँ पर 6 की जगह लगेगा 12। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे हम? इसको रिलेट करने का बहुत शानदार तरीका है। हम याद करेंगे कि जो पौधे हैं जब भोजन बनाएंगे तो उनको पानी ज़्यादा लगेगा। क्या रहेगा? पानी ज़्यादा लगेगा। तो हम बोलेंगे कि हमेशा 6 लगेगा, लेकिन बस पानी की जगह की बात करें तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? 12 लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। पिछला जो स्लाइड था हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है, एक बार रिवीजन कर लेना आप लोग। डाटा बाकायदा भरपूर मिलने वाला है आपको, ठीक है। अगला है ब्रीथिंग। अब जो हमारे दिमाग में आया था सांस लेना और सांस छोड़ना, इसे हम बोलते हैं ब्रीथिंग। हिंदी वर्ड याद करने जाओगे तो भूल जाओगे। श्वासोच्छ्वास, हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वासोच्छ्वास। इससे अच्छा है भाई साहब इंग्लिश याद कर लो, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना। स्तनधारियों में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं जो वक्ष गुहा में होते हैं। तो हमको पता है हमारे शरीर में कितने फेफड़े हैं, तो हम बोलेंगे 2 फेफड़े हैं, मतलब एक जोड़ी है। यहाँ पर ये ब्रोंकाई कहलाएगा, ये वाला भाग ब्रोंकाई, ये जो यहाँ से निकल रहा है क्या कहलाएगा? ब्रोंकाई कहलाएगा। यहाँ पर ट्रेकिया होता है, यहाँ पे थ्रोट होगा, यहाँ पे टंग रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर एल्वियोली रहेगा, ये छोटे छोटे बलून नुमा रचना कहलाती है, एल्वियोली कहलाती है। ब्रोंकाइटिस होल रहेगा, ये डायफ्राम रहेगा। तो ये पॉइंट हम आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा अगर पढ़ना हो तो एक बार नाम याद कर लेना। आगे देखें, अब हम लोगों ने देखा सांस लेना, सांस छोड़ना ब्रीथिंग कहलाएगा, लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं। सांस लेना क्या होता है, सांस छोड़ना क्या होता है? तो सांस लेना निःश्वसन और सांस छोड़ना उच्छ्वास। तो इंग्लिश नाम याद करेंगे, हिंदी नाम नहीं याद करेंगे। एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन। कभी कभी इसको इनहिलेशन या यहाँ पर एक्सहिलेशन, ये वर्ड भी यूज होता है। तो हमको दोनों शब्द में यहां पर रिलेट करना पड़ेगा आपको कि यहां पे पहला वर्ड जो आ रहा है इन आ रहा है, और सेकेंड वाला वर्ड आ रहा एक्स आ रहा है। इन मतलब होता है अंदर और एक्स मतलब एग्जिट मतलब बाहर। इन मतलब हो जाएगा अंदर वाला और एक्स मतलब एग्जिट से बोलेंगे ये रहेगा बाहर के लिए। तो ये होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब सांस लेना और एक्सपिरेशन मतलब सांस छोड़ना। इंस्पिरेशन सांस लेना और एक्सपिरेशन मतलब सांस छोड़ना। डन। आगे देखें, अगला डेफिनेशन हमको याद करना है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है वो देख लें। तो हमको डेफिनेशन सीधी सीधी भाषा में अगर बोलें तो अगर बोला जाए कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे उत्सर्जन बोलेंगे। मानव शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन के लिए मानव शरीर में कुछ अंग निरंतर कार्य करते हैं, ठीक है। अब उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, इसके लिए कौन कौन से अंग कार्य करेंगे वो पढ़ना है। पहला रहेगा श्वेत ग्रंथियां। श्वेत मतलब होता पसीना, तो हम बोलेंगे श्वेत ग्रंथियां क्या करेगी? तो हम बोलेंगे पसीने को बाहर निकालेगी, पसीने को शरीर से बाहर निकालेगी। श्वेत मतलब होता पसीना। अगला होता है सीबेशियस ग्रंथियां। सीबम तेल या सीबम ऑयल को शरीर से बाहर निकालती है। सीबम ऑयल क्या होता है? तो हमने देखा होगा कि हमारे चेहरे पे कुछ ऑयल आ जाता है, जो ऑयल रहेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सीबम ऑयल, सीबम तेल। और ये कौन करेगा? ये करेगा सीबेशियस ग्रंथियां। अगला रहेगा सॉरी अगला रहेगा फेफड़े। फेफड़े की बात करें तो फेफड़े क्या करेगा हमको पता है। फेफड़े सांस लेने के काम तो आते रहेंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करेंगे। CO2 को शरीर से बाहर निकालते समय किडनी यूरिया को शरीर से बाहर निकालती है। तो थोड़ा सा गलत हो गया है, हम बस इतना याद करेंगे। फेफड़े की बात करें तो फेफड़े का काम होता है CO2 को बाहर निकालना। किडनी क्या करेगी? किडनी नत्रजन अपशिष्ट यूरिया बाहर निकालने का काम करेगी।
किडनी जो रहेगा यूरिया को शरीर से बाहर निकालती है। ठीक है, डन। उत्सर्जन बढ़ा, उत्सर्जन मतलब अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, इसके लिए रहेगा आपका श्वेत ग्रंथियां जो पसीना बाहर निकालेगी, एक रहेगा सीबेसियस ग्रंथियां जो सीबम ऑयल बाहर निकालेगी, एक रहेगा फेफड़े जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। किडनी क्या करेगी, किडनी यूरिया, नाइट्रोजन या फिर मूत्र को बाहर निकालती है। आगे बढ़ें। अब जो मेन टॉपिक है, शुरुआत अभी हुई है, कोशिका की बात करें तो कोशिका शुरुआत करेंगे तो हमको जिस तरीके से याद रिलेट करना है, मकान जब बनाते हैं तो मकान में जो ईंट रहेगी, ईंट की बात करें तो हम छोटी छोटी ईंट मिलाएंगे तो दीवार बनेगी, दीवारें मिलाएंगे तो कमरा बनेगा, कमरा बनाएंगे तो मकान बनेगा। इस तरीके से पूरा मकान का निर्माण होता है। उसी प्रकार से अगर बात किया जाए कि मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कोशिका, आगे शायद हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है कोशिका। ठीक है, कोशिका से बनेगा ऊतक, ऊतक से बनेगा अंग, अंग से बनेगा अंग तंत्र और अंग तंत्र से बनेगा मानव शरीर। कोशिका मतलब होता है सेल, ऊतक होता है टिश्यू, अंग मतलब ऑर्गन, ये सिस्टम, और ये हो जाएगा आपका ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आपको बस इतना याद करना है, कोशिकाओं का समूह या कोशिका से क्या बनेगा, तो बनेंगे ऊतक बनेंगे, बाकी बाकी तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। चलो आगे बढ़ें, कहाँ तक हमको हमारा हो गया। अब ये वाला बात, कोशिका की बात करें तो कोशिका में हम लोगों ने देखा सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचना के आधार पर और क्रिया के आधार पर इकाई बोला जाए तो हम बोलेंगे कोशिका या सेल रहेगी। अगला है कोशिकीय संरचना के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं। अभी जीव दो प्रकार के थे, सजीव और निर्जीव। अभी हम पढ़ेंगे सजीव की बात करें तो कोशिका के आधार पर वो रहेगा दो प्रकार के, एक रहेगा एक कोशिकीय, दूसरा रहेगा बहुकोशिकीय। सीधी सी बात वहां पे दिख रही है। एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका, बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिकाएं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ये कहलाएगा यूनिसेलुलर और ये कहलाएगा मल्टी सेलुलर। तो यहां पर आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है एग्जाम्पल। तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल जो रहेगा वो रहेगा अमीबा, पैरामीशियम, और बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर की बात करें तो यहां पे रहेगा पौधे, मनुष्य या जंतु। ठीक है, तो ये रहेगा बहुकोशिकीय। जो यहां पर ये दिख रहा है आपको, ये पूरा जो डायग्राम है ये रहेगा बहुकोशिकीय की बात करें तो यहां पर ये है जंतु कोशिका का। आगे पढ़ेंगे, ये है अमीबा, किसी भी आकार का बना दो अमीबा बनेगा। पैरामीशियम की बात करें तो ये क्या रहेगा, चप्पल की आकृति का बनेगा, पैरामीशियम रहेगा, अमीबा पैरामीशियम। आगे देखें, ये एक कोशिकीय रहेगा। बहुकोशिकीय की बात करें तो ये एक रहेगा आपका पादप कोशिका, एक रहेगा जंतु कोशिका। वनस्पति में और जंतु में वो होगा बहुकोशिकीय। ठीक है, अब पादप जंतु हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। अब थोड़ा कोशिका के बारे में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं उसको मैंने लाइन से क्रमबद्ध किया है, जल्दी से याद करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो यहां पर आएगा रॉबर्ट हुक, नाम आएगा रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया रॉबर्ट हुक ने किया। अगला क्वेश्चन आएगा, उन्होंने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया, उनकी किताब का नाम क्या रहेगा, उनकी किताब का नाम रहेगा माइक्रोग्राफिया। इसको लिंक कैसे करना है, तो हमको पता है कोशिका सबसे छोटा जो इकाई रहेगा कोशिका कहलाएगा, तो जो बुक का नाम रहेगा उसका नाम भी तो क्या रहेगा, माइक्रो, क्या रहेगा, माइक्रो, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में कार्क से कोशिका की खोज का वर्णन किया। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि बताओ कोशिका की खोज करी रॉबर्ट हुक ने, या सॉरी कोशिका शब्द दिया रॉबर्ट हुक ने, और माइक्रोग्राफिया की बात करें तो उसमें किसका वर्णन किया गया है और कोशिका का वर्णन कहां से किया गया है, तो यहां पर बोलेंगे कॉर्क। किससे किया गया है, कॉर्क से। आपने देखा होगा कहीं पे कांच की बोतल पर एक ढक्कन लगा होता है लकड़ी का, उसे बोलेंगे कॉर्क। कॉर्क से
कोशिका की खोज करी। और जो कोशिका थी कॉर्क वाली, वो कैसी थी? वो थी मृत कोशिका। कैसी थी? मृत। कॉर्क की बात करें तो वहां पर क्या रहेगा? मृत कोशिका की बात करेंगे। तो क्वेश्चन अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि बताओ मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने करी, तो यहां पर भी जो नाम आएगा वो रहेगा रॉबर्ट हुक। चलो आगे बढ़े। सर्वप्रथम कोशिका संबंधित कार्यों में अध्ययन के लिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता, तो कोशिका शब्द का प्रयोग भी इन्होंने किया, माइक्रोग्राफिया भी इन्होंने लिखी, कॉर्क पर प्रयोग भी इन्होंने किया, और आखिरी वाला जो पॉइंट है कोशिका विज्ञान के पिता, फादर ऑफ द साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोलॉजी। अगला वाला, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान या फिर बोलेंगे साइटोलॉजी। लॉजी मतलब अध्ययन करना और साइटो वर्ड यूज होगा कोशिका के लिए। आगे मैं पूछूंगा, ठीक है। अगला है, सबसे पहले मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी। अभी मैंने बताया कि मृत कोशिका भी पूछेंगे तो क्या पे नाम आएगा? रॉबर्ट हुक का। कहां पे करी थी? कॉर्क में करी थी। सबसे पहली जीवित कोशिका, तो भाई साहब आपने मृत कोशिका याद कर लिया है, अब क्वेश्चन अगर आ गया कि जीवित कोशिका बताइए तो हमको बताना पड़ेगा। तो यहां पर दिख रहा है जीवित कोशिका में खोजकर्ता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो यहां पर नाम रहेगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। नाम बहुत बड़े बड़े रहेंगे, आपको बायोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे नाम याद करना है, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक क्या है? सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जिन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया, शुक्राणु, अंडाणु कोशिकाओं की खोज करी थी। तो एक पॉइंट ये बहुत आईएमपी है। शुक्राणु, अंडाणु, शुक्राणु मतलब हो जाएगा स्पर्म, अंडाणु मतलब हो जाएगा एग, बैक्टीरिया, जीवाणु, इनकी सबकी खोज जो करी वो किसने करी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और सीधी सी बात है, शुक्राणु, अंडाणु, बैक्टीरिया सभी जीवित है, इसलिए जीवित कोशिका की खोज किसने करी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सर्वप्रथम जीवाणु कोशिका संबंधित कोशिका कार्यों में अध्ययन के कारण एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता, तो यहां पर आ गया फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था बैक्टीरिया, शुक्राणु, अंडाणु की खोज करी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी वो भी कौन आएगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आगे बढ़े, मृत कोशिका रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। परिभाषा की बात करें तो यहां पर ही जो परिभाषा मैंने पढ़ा दी आपको पहले भी कोशिका की। कोशिका का आकार, कोशिका का आकार की बात की जाए तो कोशिका का आकार, क्वेश्चन आता है बताओ सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी, उसमें छोटी, उसमें लंबी, तो यहां पर आपको नाम याद करना है। सबसे छोटी कोशिका अगर पूछे तो यहां पर आएगा माइक्रोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। हम बोलेंगे माइक्रोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, सेप्टिकम। यहां पर सारी चीजें लिखी रहेगी, लेकिन बस मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि बार बार शब्द को बोलना, दोहराना, लिखना, जिससे आपको दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए। जिसकी जो माप रहेगी 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे कमेंट में 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं? चलो देखते हैं कितने लोग आंसर पता है। 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, और यहां पे जो आकार है वो कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर, जिसे प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब PPLO भी बोला जाता है। तो हम बोलेंगे सबसे छोटी कोशिका जो रहेगा PPLO, जिसका नाम है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे एक और नाम है माइक्रोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, और आकार रहेगा 0.1 माइक्रोमीटर। चलो आगे,
सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये याद करना बहुत आसान हो जाएगा। छोटी माइक्रोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम और बड़ी जो रहेगी शुतुरमुर्ग का अंडा रहेगा। अब यहाँ पे रिलेट करना, कोई सा भी अगर अंडा रहेगा तो अंडा एक कोशिका कहलाएगा। कोई सा भी अंडा रहा तो वो क्या कहलाएगा, एक कोशिका कहलाएगा। और हमको ये पता है कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, इसीलिए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब इसके बाद में यहां पर ये पॉइंट ऐड करो, थोड़ा दिमाग में बिठाना। क्वेश्चन यहां पर ये पूछा कि मानव शरीर में, तो पहले ये वाला वर्ड को नोट करना, मानव शरीर की बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, लंबी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका रहेगा शुक्राणु, बड़ी कोशिका जो रहेगा अंडाणु। तो शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका, मतलब स्पर्म जो रहेगा सबसे छोटी कोशिका रहेगा, और जो एग रहेगा वो सबसे बड़ी कोशिका रहेगा। अब इसमें पर्टिकुलर साइज पूछा जाता है, तो यहाँ पर रहेगा 0.003 mm, या फिर बोलेंगे 3 से लेके 5 माइक्रोन। यहाँ पर 120 से लेके 150 mm है अंडाणु का आकार। अगला है यहाँ पर लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का आकार कितना होता है, 0.004 से लेके 0.008, यहाँ पर कभी कभी बोलते हैं 4 से लेके 8 माइक्रोन रहेगा। आगे बढ़े तो ये आकार पढ़ लिया। छोटी कोशिका जो रहेगा माइक्रोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम रहेगा, बड़ी कोशिका जो रहेगा शुतुरमुर्ग का अंडा रहेगा। माइक्रोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम का जो नाम रहेगा PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मानव शरीर में बोलेंगे शुक्राणु छोटा, अंडाणु बड़ा, और यहां पर आता है लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका, तो यहां पर रहेगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, यहां फिर इसको और बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका, लंबी और बड़ी में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहां पर दिखा है कोशिका का वर्गीकरण संख्या के आधार पर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ये हम पढ़ चुके हैं। ये वाला पॉइंट हमको पढ़ना है। संख्या के आधार पर तो पढ़ लिया, लेकिन केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कितने कितने केंद्रक होते हैं, तो यहां पर लिखा है केंद्रक की संख्या के आधार पर, जैसे कि एक केंद्रीय, द्विकेंद्रीय और बहुकेंद्रीय, एक केंद्रीय, द्विकेंद्रीय और बहुकेंद्रीय। एक केंद्रीय में जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा अमीबा, द्विकेंद्रीय में जो रहेगा पैरामीशियम, और बहुकेंद्रीय में जो रहेगा ओपेलाइना। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय में अमीबा पैरामीशियम था, लेकिन अगर बात करें अमीबा पैरामीशियम पर्टिकुलर केंद्रक की बात करें तो इसमें एक होता है, इसमें दो होते हैं, लेकिन ओपेलाइना की बात करें तो हम बोलेंगे बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ये रहेगा अमीबा, ये रहेगा पैरामीशियम, ये रहेगा ओपेलाइना। आगे बढ़ें। अब यहां पर थोड़ा सा डिटेल, ठीक है। पिछली बार मैंने बताया आपको प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और ये होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और अगला वाला यूकैरियोटिक। तो हम लोगों ने देखा एक कोशिका होती है जिसमें कोशिकांग जो रहेंगे पूरी तरीके से विकसित होंगे, और एक कोशिका जिसमें पूरे कोशिकांग विकसित नहीं होंगे। तो जो विकसित होंगे उसे बोलेंगे यूकैरियोटिक। जैसे कि मनुष्य, पेड़ पौधे, इनमें जो कोशिका होती है जिसमें कोशिकांग होंगे वो पूरे तरीके से विकसित होंगे। लेकिन अगर बात किया जाए कि यहाँ पर बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, इनमें जो कोशिकांग रहेंगे वो रहेंगे अर्धविकसित या कोशिकांग का अभाव रहेगा। तो यूकैरियोटिक, तो मैंने आपको रिलेट करवाया था यू, पहला शब्द आ रहा है यू, और मैंने बोला यू तुम्हारे अंदर, यू और यूकैरियोटिक दोनों को रिलेट कर लेना। यू मतलब तुम्हारे अंदर कौन सी कोशिकांग रहेंगे, सॉरी कौन सी कोशिका रहेगी, तो यहां पर रहेगा यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक इसका उल्टा हो जाएगा जिसमें कोशिकांग का अभाव होगा। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ो। ये उन्नत कोशिकांग है, स्पष्ट केंद्रक होता है, झिल्ली वाले कोशिकांग हैं, और एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों दोनों में होता है। ये रहेगा यूकैरियोटिक।
इतना याद नहीं करके हम बोलेंगे हमारे अंदर यू के अंदर जो रहेगा यूकेरियोटिक, इसके अंदर प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, पिछले वीडियो में बताया मैंने, एक कोशिकीय और ये बहुकोशिकीय। मोनेरा जो रहेगा वो एक कोशिकीय होता है, लेकिन वो कैटेगरी किस में आएगा, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। स्पर्श केंद्रक अनुपस्थित होता है, झिल्ली वाले कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, मात्र एक कोशिकीय जीव जहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, डन। तो ये हो गया कोशिका का पूरा वीडियो, ठीक है। अब कोशिका के आधार पर हम लोगों ने देख लिया, संख्या के आधार पर एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, केंद्रक के आधार पर एक केंद्रीय, द्विकेंद्रीय, बहुकेंद्रीय, इस प्रकार से पूरा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया, छोटा क्या है, बड़ा क्या है। अगला जो वीडियो आने वाला है, अगला वीडियो आएगा कोशिकांग वाला। अगला जो वीडियो आएगा वो क्या आएगा, कोशिकांग। कौन कौन से कोशिकांग रहेंगे, सेल ऑर्गन कितने रहेंगे, वो सारे मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।